हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं खान सर के पॉकेट जीके के बुक के रिवीजन वाले सेशन में। साथियों, आप सभी को जानकारी होगा कि इस चैनल पर एक सीरीज चल रहा है जिसके तहत हम लोग खान सर के जो ये पॉकेट जीके का बुक है इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी जो है इसका बहुत सारा सेशन हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आप लोग को मैं बता दूं, इस बुक का दो चैप्टर जो है एक साथ हम लोग देख रहे हैं। पहला जो है हिस्ट्री हो गया और दूसरा चैप्टर हम लोग पॉलिटी देख रहे हैं। हिस्ट्री का हम लोग जो है लगभग लगभग 8 से 10 क्लास कर चुके हैं और पॉलिटी का हम लोग आज थर्ड नंबर का क्लास करने वाले हैं। तो यदि आप लोग हिस्ट्री का क्लास नहीं देखे होंगे तो आप लोग इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर उपलब्ध है। सभी आप लोग एक एक क्लास देख सकते हैं, वहां पर क्रम वाइज आप लोग को देखने को मिल जाएगा सभी क्लास। तो और आप लोग को वहां पर पॉलिटी का भी प्ले लिस्ट देखने को मिलेगा, तो उसको भी आप लोग सेव कर लीजिएगा। आप लोग को मैं इस बुक का खासियत बता देता हूँ। देखिए, इस बुक का खासियत ये है कि आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का चाहे तैयारी कर रहे हैं जहां पर ये से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए ये बुक जो है रामबाण साबित होगा ही होगा। क्योंकि आप लोग को याद होगा कि बिहार में जो है बहुत सारा एग्जाम हुआ है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण एग्जाम बिहार दरोगा हो गया और दूसरा बीपीएससी हो गया। बीपीएससी प्रीलिम्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो बिहार दरोगा वाले जो पिछला वैकेंसी था 1275 वाला में, उसमें देखिएगा तो इस बुक से 75 से 76 क्वेश्चन जो है आप लोग को देखने को मिला था, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये बुक जो है कितना महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो आप लोग इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहां पर ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए ये बुक जो है रामबाण साबित होने वाला है। तो मैं आप लोगों को एक ही सलाह दे सकता हूं कि आप लोग इस बुक को एक बार रिवीजन करिए, पूरा जो है चैप्टर को रिवीजन करिए, पूरा पाना को रिवीजन करिए और लाइन बाय लाइन रिवीजन करिए। उसके बाद देखिएगा कि आप लोग जीएस में कहाँ पहुंच जाते हैं। तो आप लोग जीएस में जो है एक एवरेज स्टूडेंट से बहुत ऊपर उठ जाइएगा यदि इस बुक को खाली कवर कर लेते हैं तो चलिए, हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेशन हम लोग का स्टार्ट है। तो आप लोग को ज्ञात होगा कि हम लोग जो है इस संविधान वाले सेशन में, यानी भारत का जो संविधान है यानी पॉलिटी वाले सेशन में, हम लोग जो है ऑलरेडी 2 क्लास देख चुके हैं जिसमें हम लोग ये सभी पॉइंट को निपटा दिए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो ये तो कल के सेशन में हो गया था। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 3 नंबर पर जो है संविधान की विशेषताएं, यानी हमारे जो संविधान है इसका विशेषता क्या है, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को जानकारी होगा कि हम लोग पीसी के माध्यम से पूरा लाइन बाय लाइन रिवीजन करते हैं। तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लीजिए और आप लोग ध्यान से सभी पॉइंट को समझते चलिएगा। तो चलिए फुल स्क्रीन में करके इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं देखने के बाद उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान की अनुसूचियां। संविधान का अनुसूचियां जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या देखेंगे, तो संविधान के जो है भारतीय संविधान के जो स्रोत है, यानी किस देश के संविधान से क्या क्या बात को अपनाए गए हैं, वो सभी पॉइंट को हम लोग देखने वाले हैं। और टोटल जो है हम लोग 12 अनुसूचियों भी आज के सेशन में ही देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को पूरा क्लियर तरीके से दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि फुल स्क्रीन में दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है लिखित एवं व्यापक संविधान। तो भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्ताव, 395 अनुच्छेद और 22 भाग है और 8 अनुसूचियाँ थी। तो 8 अनुसूचियाँ कब थी, जब संविधान हमारा लागू हुआ था। यानी मूल रूप से कहेगा तो 8 ही अनुसूची आप लोग को बतलाना है। वर्तमान में कहेगा तो 12 अनुसूची आप लोग को याद रखना है, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले भी हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, कहा गया है जो है एकात्मता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। तो भारतीय संविधान सैद्धांतिक रूप से जो है संघात्मक है, जिसमें संघीय शासन की प्रमुख विशेषताएं भी हैं, जैसे दोहरी सरकार, केंद्र व राज्य स्तर पर शक्तियों का विभाजन, केंद्र व राज्य स्तर के बीच लिखित संविधान, कठोर संविधान और द्विसदनीय विधायिका संविधान की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, किंतु साथ ही इनमें एकात्मक के लक्षण भी मौजूद है। ये सारा पॉइंट आप लोग पढ़ते चलिएगा। देखिए, हमारे देश का जो संविधान है लचीला व कठोर दोनों है। तो हम लोग ना ज़्यादा लचीला कह सकते हैं और ज़्यादा ना कठोर कह सकते हैं, यानी बीच बीच वाला कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा जो संविधान है नम्य है, और 2 नंबर पर देखिएगा तो अनम्य है, यानी कठोर भी है। तो ब्रिटिश संविधान जो है ये क्या है, तो नम्य संविधान है, यानी लचीला संविधान है। क्योंकि वहाँ जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वही है जो साधारण कानूनों के
निर्माण में जो है अपनाई जाती है। ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिका संविधान अन्य जो है अनम्य कठोर यानी कठोर है, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो हमारे यहाँ जो है दोनों प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश का संविधान नम्य और कठोर दोनों है, नम्य और अनम्य दोनों है। भारतीय संविधान नम्य और अनम्यता का मिला जुला एक रूप है, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए दोनों ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। संविधान के कुछ उपबंध तो संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। तो ये सभी पॉइंट को आप लोगों को पूरा बेहतरीन से समझता जो है चलना है। यहाँ पर देखिएगा अगला लिखा गया है संसदात्मक व्यवस्था। तो भारत में संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। संसदीय शासन में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिक के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतांत्रिक गणराज्य में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है जिसका अभिप्राय है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। अगला पॉइंट देखिए लिखा गया मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार यानी भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं तथा जो सरकार के मनमानी पर रोक लगाते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ये सभी पॉइंट आप लोग को क्या करना है, पूरा बेहतरीन तरीके से याद करते चलना है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्व, जो कि हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि इसका अंतर्गत कितना आर्टिकल आता है, भाग कौन है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग जो है अभी मोटा तौर पर समझते चलिए, और अदरवाइज हम लोग जब स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद तो वहाँ पर पूरा बेहतरीन तरीके से समझेंगे। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के माध्यम से प्रवृत्ति नहीं कराया जा सकता है, किंतु इन्हें देश के शासन के लिए मूलभूत समझा जाता है। नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना जो है आयरलैंड के संविधान से गृहीत है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने अपनाए हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार सरोवर सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व की भांति ये भी जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, वरन यह धार्मिक आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता। ये सभी पॉइंट आप लोग क्या करिए एक याद करते चलिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यद्यपि पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। आप सभी लोग जानते हैं सरदार सरोवर सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है एकीकृत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। एकीकृत से तात्पर्य है कि न्यायालय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष है। भारत में न्यायालय का एकल तंत्र केंद्र के साथ राज्यों पर भी लागू होता है, अर्थात केंद्र व राज्य में जो है न्यायिक एकरूपता पाई जाती है, जबकि अमेरिका के संघीय कानूनों के संघीय न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है संविधान द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र एवं अलग रखने का प्रयत्न किया गया है। इस हेतु अनेक जो है प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तथा अन्य खर्चे, संचित निधि पर भारित न्यायाधीशों के कामकाज पर, विधायिका में चर्चा पर रोक, न्यायिक अवमानना पर दंड देने की शक्ति, सुविधाओं में जो है अलाभकारी परिवर्तन नहीं तथा सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक। तो ये सभी पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो उसके बाद आगे देखिएगा लिखा गया है भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्च का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है।
तथा इन दोनों व्यवस्थाओं को अपनाते हुए भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। तो सभी पॉइंट को आप लोग को एक एक करके याद रखना है। जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा संविधान है इससे क्वेश्चन जो है ज़्यादा ही पूछा जाता है जीएस के मामले में और सब्जेक्ट के मामले में। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका को सर्वोच्च के साथ पर संविधान की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है। 21 के संदर्भ में भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है, अर्थात संविधान में उल्लेखित विधि सर्वोच्च है, जबकि अमेरिका में विधि की समयक प्रक्रिया का उल्लेख है और विधि की समयक प्रक्रिया क्या होगी इसकी व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को है। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं, न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पूर्वावलोकन का तात्पर्य है कि न्यायपालिका की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है तथा संविधान के विरुद्ध पाए जाने वाले न्यायालय ऐसे कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। अगला पॉइंट है एकल नागरिकता। अमेरिका संविधान के विपरीत भारतीय नागरिकों को एकहरी नागरिकता प्राप्त है। अगला पॉइंट है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वयस्क सार्वभौम और मताधिकार प्रदान किया गया है। यह अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर एवं पिछड़े वर्गों की लोकतंत्र में भागीदारी के माध्यम से उनके आशा की नई उम्मीद जगता है। तो सही पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं आपातकालीन प्रावधान। तो आपातकालीन प्रावधान क्या है हमारे संविधान में? तो आपातकाल के साथ देश के राजनीतिक तंत्र संघीय ढांचा बिना किसी संविधान संशोधन के एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है, जो भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। ये सभी पॉइंट आप लोग क्या करिएगा, एक एक पॉइंट याद करते चलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जितना मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। अगला पॉइंट है आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के बीमर संविधान से लिए गए हैं। तो ये बात जो है आप लोग हर हाल में याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपातकालीन प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग कहिएगा जर्मनी के बीमर संविधान से हम लोगों ने ये बात को लिए हैं। हमारे संविधान के भाग 18 में आपात संबंधों का वर्णन संविधान में 3 प्रकार से के आपातकाल का उल्लेख है। वो कौन कौन से 3 आपातकाल हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू, और आर्टिकल 360 जिसको हम लोग वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो ये समझिएगा आर्टिकल 352, 356 और 360 तीनों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये जो है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे के पॉइंट को और हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा भारत में आपातकालीन शक्ति या राष्ट्रपति में निहित होती है, ये तो सभी लोग जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री लगाते हैं कि भारत में आपातकालीन शक्तियाँ जो है प्रधानमंत्री के पास होगा, नहीं राष्ट्रपति के पास होगा। तो ये छोटा जो है कन्फ्यूजन आप लोग के दिमाग में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, ये क्या होता है? तो मूल रूप से संविधान में द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था थी। यह केंद्र की सरकार तथा राज्य की सरकार होती थी, यानी 2 स्तरीय सरकार हो जाती थी। किंतु 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकार की व्यवस्था करने के बाद भारत में त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना हो गई है, जो विश्व के अन्य किसी भी संविधान में नहीं है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। कल्याणकारी राज्य। संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श स्थापित किया, जिसमें सभी नागरिकों को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की आधारभूत सुविधा मिलने के साथ ही जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा आर्थिक असमानता को कम करने का समान अवसर भी मिले हैं। तो ये सभी पॉइंट हम लोग कहाँ देखे हैं? तो संविधान के विशेषताएं में देखे हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। संविधान के जो टोटल 12 अनुसूचियाँ है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, क्योंकि अनुसूचिया से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। चलिए हम लोग अनुसूची को जो है एक बार देख लेते हैं, 12 अनुसूची को पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं। उसके बाद हम लोग आगे के सेशन को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो संविधान के जो अनुसूचियाँ है मूल रूप से कहेगा तो आप लोग कहिएगा 8 ही अनुसूचियाँ थी। जब संविधान लागू हुआ था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 हो गया है। ये कब कब जोड़ा गया है उसका भी जिक्र आज ये सेशन में होने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पर याद करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अनुसूची लिखा गया है और यहाँ पर आर्टिकल भी यहाँ पर संग में लिखा गया है। तो प्रथम अनुसूची में देखिएगा तो प्रथम अनुसूची जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4
के अंतर्गत आ जाता है, यानी प्रथम अनुसूची में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन आप लोग याद रखिएगा। तो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन यानी यूनियन ऑफ स्टेट का जिक्र कहाँ देखने को मिलता है, तो आप लोग को ये प्रथम अनुसूची में देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची तो उसके में देखिएगा तो संचित निधि पर भारतीय वेतन का उल्लेख देखने को मिलता है। तो आप लोग दूसरा अनुसूची याद रखिएगा, दूसरा यानी वेतन 2, यानी 2 नंबर का अनुसूची वेतन 2, वेतन 2 ऐसे ही याद रखिएगा। वेतन 2 यानी दूसरा अनुसूची, वेतन 2, वेतन 2 में 2 आ रहा है और दूसरा अनुसूची ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा। तो ये किसके वेतन के बारे में जिक्र करता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति के वेतन के बारे में राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन भत्ते एवं पेंशन के संबंध में ये जो है अनुसूची दूसरा आता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग से पूछ लेगा कि राष्ट्रपति का वेतन जो है किस अनुसूची के अंतर्गत इसका जिक्र है, राष्ट्रपति के वेतन को, तो आप लोग बताइएगा दूसरी अनुसूची। किसी का भी वेतन को पूछेगा तो दूसरा अनुसूची आप लोग बताइएगा। तीसरा अनुसूची, जो व्यक्ति वेतन ले लेगा, जो मंत्री वेतन ले लेगा, वो अब क्या करेगा, तो वो अब शपथ लेगा कि हम वेतन ले लिए हैं, हम आज से ये काम करेंगे। तो आप लोग क्या याद रखिएगा, दूसरा के बाद आता है तीसरा, तीसरा में आता है शपथ। तो तीसरी यानी तीन वर्ड आ रहा है, तीसरी में 3 वर्ड, यानी यहाँ पर देखिएगा शपथ, शपथ में 3 वर्ड आ रहा है, तीसरा से याद रखिएगा। तो शपथ यानी 1 2 3, तो तीसरा अनुसूची आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग ज़्यादा नहीं, इतना ही याद रखिएगा कि शपथ से रिलेटेड जो है अनुसूचित तीसरा है। किसका किसका शपथ से रिलेटेड है, तो ये नाम लिखा गया है। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन हेतु जो है अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 5 नंबर देखिए, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नोट में यहाँ पर देखिएगा लिखा गया इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के शपथ का उल्लेख नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। क्या करते हैं, पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुसूची के अंतर्गत आ जाएगा, तो आप लोग लगा दीजिएगा वहाँ पर तीसरी अनुसूची की, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को नहीं, ये बात आप लोग को ध्यान रखिएगा जो नोट में लिखा गया है। चलिए अगला अनुसूची यानी चौथा नंबर का अनुसूची हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों के आवंटन का वर्णन करता है। तो आप लोग एक पॉइंट याद रखिएगा कि चौथी अनुसूची सीटों का आवंटन, तो चौथी अनुसूची में क्या है, तो सीटों का आवंटन है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना है। 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची में आप लोगों को क्या रखना है, तो 5वीं अनुसूची में देखिएगा तो इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्र के निर्धारण की शक्ति संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई है। 5वीं अनुसूची में राजस्थान सहित निम्न 10 राज्य सम्मिलित है: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 5वीं अनुसूची में राजस्थान के 8 जिले हैं, पूर्ण रूप से जो है डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। आंशिक रूप से यहाँ पर देखिएगा तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली और सिरोही है। अनुच्छेद 244 के फर्स्ट में देखिएगा तो यहाँ पर भाग ख में जनजाति सलाहकार परिषद कुल सदस्य 20 और अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि का उल्लेख है। इसके अलावा भाग ग में अनुसूचित क्षेत्रों के उपबंध है। तो 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में पंचायती राज्य के विस्तार हेतु भूरिया समिति की सिफारिश पर पेशा अधिनियम 1996 में लाया गया था। तो आप लोग क्या याद रखिएगा, 5वीं अनुसूची में ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है 6ठी अनुसूची। तो अब 5वीं अनुसूची में याद रखिएगा कि जो जाति है, जो ये अनुसूचित जाति है, उसके बारे में जिक्र 5वीं अनुसूची में मिलता है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछ लेगा, खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए, तो आप लोग बताइएगा 6ठी अनुसूची। तो जो है यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, तो अनुसूचित जाति कहेगा तो 5वीं, अनुसूचित जाति के साथ अनुसूचित जनजाति लगा देगा तब आप लोग को याद रखना है 6ठी अनुसूची का जिक्र कर रहा है। तो दोनों में थोड़ा बहुत आप लोग को डिफरेंट देखने को मिलेगा, बट आप लोग को ये पॉइंट याद रखना है। तो 6ठी अनुसूची आप लोग एक बार याद रखिएगा, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपलब्ध है।
अगला आता है 7वीं अनुसूची, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत क्वेश्चन आप लोग को बनता है। तो इस अनुच्छेद में 246 से द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन का वर्णन है। ये शक्तियाँ संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में विभक्त है। तो पहले देखिएगा संघ सूची। संघ सूची में देखिएगा तो आप लोग ज़्यादा मत याद रखिए, इसमें 3 पॉइंट याद रखिएगा। संघ सूची आता है और संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस तीनों के अंतर्गत जो सब्जेक्ट नहीं आता है, यानी इस तीनों से जो सब्जेक्ट अलग है वो आ जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ में। तो अवशिष्ट सूची में आ जाएगा कौन सा? तो इन तीनों विषयों से जो अलग सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा अवशिष्ट जो है क्या में सूची में। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के अनुसूची को देखते हैं। तो 8वीं अनुसूची है, तो सभी लोग जानते हैं ये संवैधानिक भाषाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में 14 संवैधानिक भाषाएं थी, जो कि वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, और जो जिसको अलग अलग जोड़ा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर ये सब पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बार बार एग्जामिनर आप लोगों से पूछ लेता है। पहले ये पूछता है कि बतलाइए कि टोटल जो है मूल रूप से हमारा जो संविधान लागू हुआ था उस समय कितना जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं थी। तो आप लोग क्या बतलाइएगा? उस समय 14 ही थी, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया है? तो 22 हो गया है। कब कब जोड़ा गया है? तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और आप लोगों से 22 भाषा का नाम पूछेगा तो यहाँ पर लिखा गया है हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, कन्नड़, असमिया, कोंकणी, मणिपुरी, बंगाली, नेपाली, उड़िया, मलयालम, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 22 भाषा का नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा। खासकर रूस भाषा का नाम याद रखिएगा, जो अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब आइए हम लोग बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जून 1951 में जोड़ी गई थी। आप सभी को पता होगा कि 8वीं अनुसूची जो है मूल रूप से हमारे संविधान में था, बट ये जो 9वीं अनुसूची था ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब? तो 1951 ईस्वी में। ये अनुसूची इस अनुसूची आप लोग क्या पॉइंट याद रखिएगा? तो इस अनुसूची में आप लोग एक ही पॉइंट याद रखिएगा, भूमि सुधार संबंधी कानून। आप लोग पूछेगा तो आप लोग कहिएगा 9वीं अनुसूची का बात कर रहा है, तो भूमि सुधार 9वीं अनुसूची, बस इतना ही पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला अनुसूची है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची यानी दल बदल अनुसूची आप लोग कहिएगा, तो दल बदल 10वीं अनुसूची, इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं याद रखना है। 10वीं अनुसूची जोड़ा कब गया था? तो आप लोग याद रखिएगा 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। उसके बाद 11वीं अनुसूची आता है। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, और ये पंचायती राज से संबंधित अनुसूची है। तो पंचायती राज से संबंधित क्या है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो आप लोग कहिएगा ये है 11वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची तब क्या है? तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा तो गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 में। ये किससे संबंधित है? तो आप लोग कहिएगा ये नगर निगम से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? शहरी स्थान संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इसके जो है कितने विषय हैं? तो इसके अंतर्गत जो है 18 विषयों को शामिल किया गया है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क नगरपालिका नाम से वह अनुच्छेद 243 से 243 जेड जी तक जोड़ा गया है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। एक हम लोग पॉइंट जो है यहाँ पर मिस किए हुए हैं, उसको जो आप लोग जरूर याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में हम लोग को क्या याद रखना है? तो यहाँ पर टोटल हम लोग विषय देखेंगे कि कौन जो है किस सूची में कितना कितना विषय है। देखिएगा संघ सूची में 97 विषय शामिल है, लेकिन वर्तमान में कहेगा तो 100 विषय है, यानी 3 विषय संघ सूची में बढ़ गया है। राज्य सूची में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मूल रूप से जब संविधान लागू होता था उस समय 66 विषय था, वर्तमान में ये घटकर 61 हो गया है। तो ये सभी पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए सोचा कि मैं आप लोग को जरूर बतलाया जाए इसको। और समवर्ती सूची में देखिएगा तो जब मूल रूप से संविधान लागू हुआ था 47 था, और वर्तमान में जो है 52 है। तो ये सभी पॉइंट को क्या करना है? आप लोग को ध्यान से याद कर लेना है, क्योंकि बार बार एग्जामिनर आप लोगों से पूछ लेता है।
तो ये हम लोग अनुसूची भी देख चुके हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर नोट डाला गया है, तो देख लेते हैं। वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा 6 भाषाओं को प्राप्त है। तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वर्तमान में कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो आप लोग कहिएगा 6 है। और सबसे पुराना कहेगा तो आप लोग बताइएगा तमिल, 2004 में इसको जोड़ा गया था। उसके बाद संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और ओडिसी है। और सबसे नवीनतम आप लोगों से शास्त्रीय भाषा पूछेगा तो आप लोग बताइएगा उड़िया है, जिसको 2014 में जोड़ा गया है। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को याद आगे हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे के जो है पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यानी आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं हमारा देश का संविधान जो है, ये 60 अलग अलग देशों को जो है जांचने के बाद उसमें से जो अच्छा लगा उस बात को हम लोग अपने देश के संविधान में जोड़े हैं। तो किस किस देश के संविधान से क्या क्या बात हमको अच्छा लगा और जोड़े हैं, वो हम लोग याद करते हैं एक नज़र में। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, आप लोग सभी पॉइंट को जो है क्या करिए, इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या आप लोग कलम से लिख कर अपने जो जहाँ स्टडी टेबल है उसके बगल में साट लीजिएगा, ताकि आप लोग को जब भी नज़र पड़ेगा तो एक दो पॉइंट याद होता रहेगा, रिविजन होता रहेगा। तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया है। विधि का शासन और प्रधानमंत्री का पद यहाँ से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया वो लोकसभा का अध्यक्ष का पद लिया गया है। एकीकृत नौकरशाही और मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली यहाँ से लिया गया है। मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, ये पॉइंट भी यहीं से लगाया गया है। संसद एवं विधान मंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकार और फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम आदि भी यहीं से लिया गया है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट ब्रिटेन के संविधान से हम लोग अपने देश के संविधान में अपनाए हैं। अब आता है अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने किस किस बात को लिए हैं। तो अभी अमेरिका के संविधान से लिखित संविधान का जो है वहाँ का भी है, और हम लोग भी अपना जो है लिखित संविधान ही अपना है। तो लिखित संविधान आप लोग याद रखिएगा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, प्रस्तावना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदच्युति, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है जर्मनी के संविधान। तो जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या बात को अपनाया है, तो आपात संबंधी जो है यानी आपातकालीन से संबंधित जो आर्टिकल 352, 356 और 360 है, ये सभी पॉइंट जो है जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबन करना, ये भी जर्मनी के संविधान से ही हम लोग अपनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। यहीं पर आप लोगों से प्रस्तावना पूछेगा, प्रस्तावना यहाँ पर देख सकते हैं, प्रस्तावना पूछेगा तो आप लोग कहिएगा ये अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो आप लोग क्या कहिएगा, तो प्रस्तावना की भाषा जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोनों पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन बना रहता है। समवर्ती सूची, व्यापक वाणिज्य और जो है समागम संबंधी प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। अब आता है फ्रांस के संविधान से। तो गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत जो है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी लिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये सभी पॉइंट आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आता है कनाडा के संविधान। तो कनाडा के संविधान से संसदीय प्रणाली एवं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, गवर्नर का पद, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विवरण, ये सभी पॉइंट कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। यानी हमारे देश के संविधान में कोई भी संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है। यानी 368 के तहत ही कोई भी संविधान में संशोधन होगा। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रूस से कौन सा पॉइंट लिया गया है, रूस के संविधान से तो मूल कर्तव्य लिया गया है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। और इसके साथ प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है का आदर्श, ये भी इसी देश के संविधान से यानी रूस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद जापान आता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि सिद्धांतों के आधार पर उच्च न्यायालय का कार्य करता है, उच्चतम न्यायालय कार्य करता है, ये सभी पॉइंट जो है ये लिया गया है। कहाँ से, तो आप लोग कहिएगा जापान के संविधान से लिया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं पर जो है स्टॉप करेंगे आज के सेशन को। आई होप कि जितना पॉइंट मैं बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा।
तो आप लोग को मैं बता दूं, कल के सेशन में जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से अपना जो है भाग 1 स्टार्ट हो जाएगा, यानी अनुच्छेद जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे कल के सेशन में। तो आई होप कि आज के सेशन में जितना मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर समझ में आ चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आगे के सेशन में। और हाँ, आप लोग को मैं बता दूं कि 1 से 1.5 घंटा बाद जो है आप लोग को संविधान के भी क्लास इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो उसको भी सॉरी हिस्ट्री का क्लास आप लोग को देखने को मिलेगा, तो उसको भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे के सेशन में।